गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं दैट इज साइक्लोट्रॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट इज अ साइक्लोट्रॉन। सबसे पहले साइक्लोट्रॉन होता क्या है? इट इज एन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर एक्सेलरेटिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल्स एटसेट्रा टू द डिजायर्ड वेलोसिटीज। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा इक्विपमेंट है बेटे जिसकी हेल्प से हम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, उनकी वेलोसिटीज को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की एग्जांपल प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं। तो साइक्लोट्रॉन हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स की वेलोसिटीज को इंक्रीज करने में, उन्हें एक्सेलरेट करने में हेल्प करता है। इसे सबसे पहले डेवलप किसने किया था? लॉरेंस और लिविंगस्टोन ने। इसकी कंस्ट्रक्शन या वर्किंग देखने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है इसकी सारी वर्किंग। When a positively charged particle is made to move time and again in a high frequency electric field by using strong uniform magnetic field, it gets accelerated and acquires sufficiently large amount of energy. अगर हम किसी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में से बार बार क्रॉस करवाएं तो उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी, वो एक्सेलरेट हो जाएगा पार्टिकल। लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार क्रॉस करवाने में हमारी हेल्प कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन करते हुए हमने क्या चीज ली है? डीज ली है। डी जो आपको डायग्राम में नजर आ रही है सेंटर में, मैंने मार्क किया हुआ है D1 और D2। ये किसकी बनी हुई है? मेटल के चैम्बर्स हैं बेटे दो, और इन दोनों मेटल के चैम्बर्स में मैंने कोई एयर नहीं छोड़ी है। दीज बोथ आर इवैक्यूएटेड, सारी की सारी एयर इनमें से बाहर निकाल दी गई है। और इन दोनों को मैंने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया है। डायग्राम में आप ध्यान से देखिए कि इन दोनों के जो डायमीट्रिक एजेस हैं वो पैरेलल हैं एक दूसरे के, और उनके बीच में थोड़ी सी सेपरेशन है, बहुत थोड़ी। उस सेपरेशन में जो बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी है, उनकी दूरी के बीच में सेंटर में मैंने एक पॉइंट लिखा है P। यहां पर मेरा सोर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होगा, मतलब P पॉइंट पर जो भी सोर्स होगा वहां से मुझे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स मिलेंगे। आगे D's आर कनेक्टेड टू हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। आपको डायग्राम में नजर आ रहा है ना, मैंने दोनों डीज को कनेक्शन दिया है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ। और ये जो ऑसिलेटर है वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकता है? 10⁴ वोल्ट्स एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 10⁷ हर्ट्ज। इन दोनों डीज को मैंने स्टील बॉक्स में बंद किया हुआ है, और जो बॉक्स है वो स्टील बॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के बीच में पड़ा है। ऊपर टॉप पर और बॉटम में देखिए N और S लिखा हुआ है। वो N और S क्या चीज है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के दोनों पोल पीसेस हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे भी आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो नॉर्थ और साउथ पोल ने प्रोड्यूस किया है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डीज। वो परपेंडिकुलर होगा डीज के। और सोर्स मैंने पहले आपको बता दिया था, वो कहां पर रखा है हमने? P पॉइंट पर। कंस्ट्रक्शन करने के बाद अब हम देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन फंक्शन कैसे करता है। A positively charged particle is emitted from the source। जो हमारा P पॉइंट था वहां पर से हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल सोर्स ने हमें जनरेट कर दिया है। और जो हमारी डीज हैं जिनको हमने हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया था, अब उन दोनों में से कोई एक पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा। हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारा जो D1 है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर है और D2 वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है। और हमारे सोर्स ने कौन सा चार्ज जनरेट किया है? पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो नेचुरली आपको पता है ना, फिर वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, किसकी तरफ जाएगा? D1 की तरफ, जो कि नेगेटिव पोटेंशियल पर है। आयन विल बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D1। और जब वो पार्टिकल D1 उस D में एंटर कर जाएगा तो वहां पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। और हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है ना। तो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो आयन हमारा उस D के अंदर गया है वो क्या डिस्क्राइब करेगा? किस पाथ में चलेगा? वहां पर सर्कुलर पाथ में। और हमें पता है ना
कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितनी फोर्स लग रही है, बी क्यू वी साइन थीटा, और साइन थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, साइन 91 हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या बची, बी क्यू वी। लेकिन हमने +1 में किया था ना, सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने के लिए हमें कौन सी फोर्स चाहिए होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला क्या था, mv²/r। तो बी क्यू वी शुड बी इक्वल टू mv²/r, वेलोसिटीज विल बी कैंसल्ड। तो यहां से हम रेडियस वो कैलकुलेट कर पा रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r इज इक्वल टू mv/bq, और इसको हमने मार्क कर लिया है इक्वेशन 1। और अगर हमने ये देखना हो कि उस पार्टिकल को एक सेमी सर्कुलर पाथ, क्योंकि d जो है हमारी वो हेमिस्फीयर की फॉर्म में है ना, तो अगर उसे सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करना हो तो उसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होगा, टाइम शुड बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर उसने पूरा सर्कमफ्रेंस नहीं ना कवर करना, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, πr। तो टाइम कैलकुलेट करेंगे πr बाय वेलोसिटी, और अगर हम रेडियस की वैल्यू इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर दें तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाती है, πm/b × q। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये चारों टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमें एक चीज क्या हमें पता चल रही है कि जो टाइम है वो स्पीड ऑफ द आयन, वेलोसिटी उस पर डिपेंड नहीं करता, और रेडियस सर्कुलर पाथ का कितना है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। आगे देखिए, टाइम ड्यूरिंग विच पॉजिटिव आयन डिस्क्राइब्स अ सेमी सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ साइकिल ऑफ इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर इज कंप्लीटेड। जितने में हमारा पॉजिटिव आयन एक डी के अंदर आधा सर्कल कवर कर लेगा, उतने में हमारे इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का हाफ साइकिल भी पूरा हो जाएगा। दैट मीन्स जब हमारा आयन, पॉजिटिव आयन वापस आएगा उस गैप में जो दो डीज के बीच में है, तो उसी टाइम के दौरान हमारी जो दोनों डीज हैं D1 और D2, उनकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, इंटरचेंज कर लेंगे वो अपनी पोलैरिटी को। D1 अब पॉजिटिव हो जाएगा और D2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो अब जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल है, पॉजिटिव आयन है, वो कहाँ जाएगा, D2 की तरफ जाएगा, एंड दिस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। सो इट विल एंटर D2 विद ग्रेटर स्पीड, और ग्रेटर स्पीड होने की वजह से वो जो D2 के अंदर सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करेगा उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। द आयन विल डिस्क्राइब अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ ग्रेटर रेडियस ड्यू टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एंड अगेन विल अराइव इन अ गैप बिटवीन द डीज। और D2 में बड़े रेडियस वाला सेमी सर्कल ट्रेवल करने के बाद वो दोबारा फिर से उसी गैप वाली जगह के बीच में आ जाएगा, और दोबारा से फिर क्या होगा, जितने टाइम में उसने अपना सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया है उतने टाइम में दोबारा से डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। अब फिर से D1 हमारा नेगेटिव हो जाएगा और D2 हमारा फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। सो इसी प्रोसेस की रेपिटेशन के साथ क्या होगा, पॉजिटिव आयन विल गो ऑन एक्सेलरेटिंग एवरी टाइम इट कम्स इनटू द गैप बिटवीन द डीज। जब जब हमारा पॉजिटिव आयन सेमी सर्कुलर पाथ ट्रेवल करने के बाद गैप में आएगा, तब तब उसकी एक्सेलरेशन वो एक्वायर कर चुका होगा, उसकी जो स्पीड है वो बढ़ चुकी होगी, एंड फाइनली द आयन विल एक्वायर सफिशिएंटली हाई एनर्जी। और अब जब हमारे आयन ने सफिशिएंट हाई एनर्जी एक्वायर कर ली है, तो हम उस एक्सेलरेटेड आयन को विंडो जो हमने W से मार्क किया, उस विंडो के थ्रू हम उसको बाहर निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डायग्राम में आपको नजर आ रही थी ना, E और F मार्क किया हुआ है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके विंडो के थ्रू वो एक्सेलरेट हुआ हुआ आयन बाहर निकाल सकते हैं। यहां तक हमारी वर्किंग है जो साइक्लोट्रॉन की वो फिनिश होती है। आगे हम इसके कुछ कैलकुलेटिव पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव आयन। जो एक पॉजिटिव आयन मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर कर सकता है वो कितनी होगी, हमने जो रिलेशन पहले यूज किया था रेडियस कैलकुलेट करने के लिए, वही यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कि अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मैक्सिमम एनर्जी है तो नेचुरली उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, दैट विल मार्क एज V0, और उसका वो जो रेडियस जो उसने सर्कुलर पाथ में यूज किया था वो हम मार्क कर रहे हैं R0। तो रिलेशन विल बी mv0/r0 शुड बी इक्वल टू bq V0 सिंगल वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी जो है V0 उसकी वैल्यू आ जाती है bqr0/m, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ½ m V0²।
V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पॉजिटिव आयन कम्स आउट टू बी b स्क्वायर q स्क्वायर r नॉट स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट हमने कैलकुलेट करना है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। अगर हमारा जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसका टाइम पीरियड ले रहे हैं कैपिटल T, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? डबल द टाइम पीरियड दैट वाज टेकन बाय द पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, 2 इंटू स्मॉल t, और t की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो उसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद टाइम पीरियड क्या आ जाता है हमारे पास? 2 पाई m बाई बी क्यू। और हमें पता है ना कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है? बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी इक्वल टू 1 बाय t, दैट इज बी क्यू बाई 2 पाई m। इट इज ऑल्सो नोन एज मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगर हमें साइक्लोट्रॉन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो दैट विल बी डिनोटेड बाय ओमेगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू न्यू। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आती है? बी क्यू बाई एम। हमने साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और कुछ कैलकुलेशंस की। अब आगे हम देखते हैं कि क्या साइक्लोट्रॉन की कोई लिमिटेशंस भी हैं, क्या कुछ कमियां हैं जो साइक्लोट्रॉन में हमें मिलती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल है, हमने कहा कि उसे हम काफ़ी हाई स्पीड तक एक्सेलरेट कर सकते हैं। अगर उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो ऑलमोस्ट स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट हो जाए, व्हेन स्पीड बिकम्स कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, तो मास फिर कितना हो जाएगा? सबको याद है ना रिलेशन रेस्ट मास और मूविंग पार्टिकल के मास का, m इज इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस वी बाई सी का स्क्वायर। एम नॉट यहाँ पर हमारे पास रेस्ट मास है, m मास ऑफ आयन है व्हाइल मूविंग विद वेलोसिटी v, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। और हमने जो सेमी सर्कुलर पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए टाइम हमारे आयन ने लिया था उसकी वैल्यू क्या थी? पाई m बाई बी क्यू। हमने जो मास की वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट कर देनी है, t इज इक्वल टू पाई बाई बी क्यू एम नॉट बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अगर हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए v की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 1 माइनस है ना वो, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एज अ रिजल्ट इट विल रिड्यूस, डिक्रीज हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट हमारा जो टाइम पीरियड है दैट विल इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव आयन है दैट विल टेक लॉन्गर टाइम टू डिस्क्राइब सेमी सर्कुलर पाथ, वो ज्यादा टाइम ले लेगा, क्योंकि जो स्मॉल t था वो किसका टाइम पीरियड है? पॉजिटिव आयन ने सेमी सर्कुलर पाथ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया, वो है हमारा स्मॉल t। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो गई तो क्या होगा? जो हाफ साइकिल है उसका और जो हमारे आयन का टाइम पीरियड है उन दोनों का मैच नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट आयन हमारा उस गैप में एग्जैक्टली उसी टाइम पर नहीं आ पाएगा जब डीज की पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। उन दोनों में टाइम का गैप आ जाएगा कुछ, कि हमारी पोलैरिटी पहले रिवर्स हो जाएगी और हमारा जो आयन है वो अभी उस गैप में सेंटर पोजीशन में आया ही नहीं होगा। हेंस इट विल नॉट बी एक्सेलरेटेड फर्दर, हम उसको आगे फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर पाएंगे, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। सो एज अ रिजल्ट हम आयन की स्पीड को किसी पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। सो दिस वाज आवर फर्स्ट limitation of the cyclotron. Second is cyclotron is suitable only for accelerating heavy particles like proton, neutron, alpha particle. जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये heavy particles को accelerate करने के लिए ही यूज किया जा सकता है। And third and the last is uncharged particles जो हैं, neutral particles जो हैं, उनको हम accelerate नहीं कर सकते cyclotron की help के साथ। I hope you all understood the topic. Thank you.